विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना रीजन। सबसे पहले तो ट्रॉपिकल सवाना, सवाना होता क्या है, ग्रासलैंड वगैरह। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र के लिए एक तरीके से जलवायु, ये आपने बोला कि हमेशा जो है वो पूरे के पूरे साल जो है वो आपकी बारिश होनी चाहिए। तो मुझे बताओ, ये आपका इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपकी पोल्स की तरफ हमेशा पूरे के पूरे साल बारिश होती है या फिर इस रीजन में होती है पूरे के पूरे साल? मतलब आपके इक्वेटर की तरफ जो है वो पूरे के पूरे साल जो है वो बारिश होगी। इसका रीजन मैंने आपको बताया था, सनलाइट। सनलाइट ज्यादा होगी, इवेपोरेशन होगा, क्योंकि ये वाला एरिया जो है मोस्टली ओशन से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे इवेपोरेशन की वजह से पूरे साल बारिश होगी। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो हमेशा पत्तियों से ढके रहते हैं? तो क्या वहां पे घास उग सकती है? उसको सनलाइट मिलेगी ही नहीं घास को, क्योंकि वहां पे सारे के सारे क्या है, ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं जो पूरे साल अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते हैं। यही तो होता है ना एग्जाम्पल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। ठीक है, तो यही इज द राइट आंसर। मतलब एक डेफिनेट टाइम हो जाएगा आपका ड्राई और डेफिनेट टाइम हो जाएगा आपका वेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। क्लाउड्स यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन, जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि बारिश के बाद जो है वो आपकी गाड़ियों के ऊपर धूल सी जम जाती है, तो वो तो एक कंडीशन है कि जो आपके वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है ना, जो आपके वाटर वेपर्स होते हैं उनको एक छोटा सा पार्टिकल चाहिए होता है जिसके इर्द गिर्द जो है वो जमा हो जाए और क्या बनाए, आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स बना दें। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होंगे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे आपस में, उस टाइम पे क्या बनेंगे, आपके क्लाउड्स बनेंगे। ठीक है, न्यूक्लियाई जो होता है वो आपका सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंडेंसेशन के लिए, मतलब वाटर वेपर्स को वाटर ड्रॉपलेट में चेंज करने के लिए। तो ये आंसर तो निकल गया। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी जीरो, इवेपोरेशन हैज वार्म्ड दी सराउंडिंग एयर। क्या सिर्फ इवेपोरेशन से, मान के चलो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 10%, तो यहाँ पे 10% इवेपोरेशन हुआ है, तो सिर्फ इवेपोरेशन से क्या बादल बन जाएंगे? नहीं ना। मैंने आपको समझाया था ड्यू पॉइंट होना चाहिए, जब आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो आपकी 100% हो जाएगी। उसके बाद जब ड्यू पॉइंट से नीचे टेम्परेचर चला जाएगा तब क्या बन जाएंगे, आपके बादल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो, अगर किसी एयर कॉलम में उसका एक हम वॉल्यूम लेते हैं एयर कॉलम का, उसमें कितने ग्राम जो है वो आपकी वाटर वेपर जो है वो प्रेजेंट है, मतलब इसके यूनिट क्या हो जाएंगे आपके, ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, तो ये आपकी हो जाएगी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। लेकिन अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ कॉलम ऑफ आपके एयर में कितनी ह्यूमिडिटी या फिर कितने वाटर वेपर्स आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कमरे में जो है वो 100 ग्राम जो है वो वाटर वेपर आ सकते हैं, लेकिन अभी वहां पे कितने ग्राम वाटर वेपर है, 15 ग्राम वाटर वेपर है। ठीक है ना, तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए क्या करते हैं, हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 15% ह्यूमिडिटी है। ठीक है ना, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज यूनिटलेस बट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन, विच, ये देखो ध्यान से पढ़ना है इसको, इन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है कि हाई क्लाउड्स के लिए, हाई क्लाउड्स कहाँ पे बनते हैं, मिडिल क्लाउड्स कहाँ पे बनते हैं, और आपके सबसे लोएस्ट क्लाउड कहाँ पे बनते हैं, उसके यहाँ पे कॉम्बिनेशन बताए हुए हैं। आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। हाई क्लाउड्स में बोला गया है सिर्रो क्यूमुलस, सिर्रस और सिर्रो स्टेटस। मिडिल क्लाउड्स में बोला गया है ऑल्ट्रो स्टेटस, ऑल्टो क्यूमुलस। और लो लैटिट्यूड में या फिर लो क्लाउड जो होते हैं उसमें क्या बोला गया है, क्यूमुलस, स्ट्रेटो क्यूमुलस, या फिर निम्बस, या फिर आपके स्ट्रेटस। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है? तो ये देखो यहाँ पे सिर्रो क्यूमुलस, यहाँ पे आइडेंटिफाई करो सबसे पहले कॉमन नेम क्या है, सिर्रो। सिरस। सिरस मैंने आपको बताया था ना कि जो बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर बनते हैं, तो मतलब सारे के सारे कॉम्बिनेशन में सिरस है, इसका मतलब ये सारे के सारे कहाँ पे बन रहे होंगे, आपके हाई एटमॉस्फेरिक लेवल में बन रहे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, मिडल में, मिडल में आपका ऑल्टो। ऑल्टो का मतलब ही क्या होता है, मैंने आपको ऑल्टो कार का एग्जाम्पल दिया था क्लास में, याद है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऑल्टो क्लास होती है, याद आया कुछ?
यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑल्टो है और यहाँ पे भी ऑल्टो है, तो ये बिल्कुल सही है। मिडिल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ऑल्टो क्लाउड्स होते हैं, और लो में आपके क्यूमुलस भी हो सकते हैं, आपके सिर्रो क्यूमुलस भी हो सकते हैं, निम्बस भी हो सकते हैं और स्ट्रेटस, क्योंकि यहाँ ना तो यहाँ पे सिरस लिखा हुआ है और ना ही यहाँ पे ऑल्टो लिखा हुआ है, तो ये लो लेवल पे आपके जो क्लाउड्स बनते हैं वो यहाँ पे बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए जो लिखा हुआ है वहां पे क्या है, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है ना, और आर जो लिखा हुआ है रीजन, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाली स्टेटमेंट के लिए ये नीचे वाली जो रीजन है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको ध्यान से पढ़ो और आंसर दो मुझे। इसके लिए मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, ठीक है। स्टेटमेंट है द क्लाउड्स फॉर्म्ड व्हेन ड्यू पॉइंट ऑफ वाटर रीचेज इन द प्रेजेंस ऑफ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई इन द ट्रोपोस्फियर। इन्होंने कंडेंसेशन के प्रोसेस को और आपके जो क्लाउड्स बनने के प्रोसेस को दोनों को कंबाइन कर दिया है, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने अभी देखा था, ठीक है, दोनों चीजों को यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। अब रीजन क्या है यहाँ पे, द एटमॉस्फेयर इज डायनेमिक सिस्टम, इज ए डायनेमिक सिस्टम, मतलब एटमॉस्फेयर कभी भी स्टेबल नहीं रहता, एंड द लोकल कंडीशंस ऑफ टर्बुलेंस पे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती है वो वेरी करती रहती है, किसकी वजह से, अपलिफ्टमेंट की वजह से, या फिर अदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो क्लाउड्स होते हैं इनकी टाइप्स में भी वेरिएशन आती है। अब ड्यू पॉइंट रीच करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इन्होंने बोला है, टेम्परेचर अलग अलग जगह पे अलग अलग, इन्होंने बोला है कि जो आपका ड्यू पॉइंट होता है वो रीच होना चाहिए। ड्यू पॉइंट रीच कब होगा, टेम्परेचर के हिसाब से कि नहीं? मुझे एक बताओ, आपका रेगिस्तान में, डेजर्ट में ड्यू पॉइंट जल्दी रीच होगा, या फिर आपका जो आपका वो है, आपका क्या कहते हैं, कोस्टल ओशन के एरियाज, पास वाला, वहां पे ज्यादा जल्दी होगा। ऑफ कोर्स ओशन का वाले एरिया में। क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन है, और हर जगह के ऊपर जो होता है वो आपके ड्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए, आपको पता है टेम्परेचर ऊपर जैसे चलते चले जाएंगे, हमारा टेम्परेचर क्या होता है, 6.5 डिग्री जो है वो कम होता चला जाता है। तो अपलिफ्टमेंट अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से होगी, पैरामीटर्स भी अलग अलग होंगे, जिसकी वजह से अब दिल्ली वाले रीजन में आपके न्यूक्लियाई जो होते हैं, ठीक है ना, जिसको पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। और अगर वहां पे हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी भी हो जाए, तो यहाँ पे आपको पता नहीं मतलब लग सकता है कि यहाँ पे बारिश हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियाई भी है और उसके बाद पानी भी है, और उसके बाद जो है यहाँ पे टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है। तो यही बताया हुआ है कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो डायनेमिक होता है, ठीक है, और वो उसके डायनेमिज्म की वजह से ही जो है वो आपके क्लाउड्स या फिर न्यूक्लियाई या फिर आपके जो बारिश वगैरह होती है। तो इसका आंसर है आपका ए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।